Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly four issues. The first issue is why cannot the world agree on a plastic ban? In this article, we will discuss about global plastic treaty in South Korea. The second issue is related to malaria, and the third issue is related to Places of Worship Act 1991, and fourth issue is related to H5N1 virus. So let's discuss all the issues in detail. Global Plastic Treaty in South Korea. In this article, we will discuss why cannot the world agree on a plastic ban. What is issue? The fifth Intergovernmental Negotiating Committee (INC5) on plastic pollution was a conclave of delegations from about 170 nations. Recently, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का फिफ्थ राउंड कमेटी हुआ है जिसमें अबाउट 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. दिस वाज मैंडेटेड टू एस्टेब्लिश अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी एंड टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इनफॉर्मली कॉल्ड द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी. रिसेंटली आईएनसी का जो फिफ्थ राउंड मीटिंग हुआ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी इस्टेब्लिश करना था जिसको इनफॉर्मली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के नाम से जाना जाता है. डिस्पाइट अ वीक ऑफ मीटिंग द आईएनसी 5 फेल टू मीट इट्स मैंडेट. ये मीटिंग 1 वीक तक चला कंटिन्यू बट इस मीटिंग में इसके जो भी मैंडेट थे उसको अचीव नहीं किया जा सका. इट मीन्स ये सक्सेस नहीं रही है. व्हाट इज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली रिजॉल्व्ड इन मार्च 2022 टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूड द मैरीन एनवायरनमेंट. मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए एक रिजॉल्व किया था. टू दैट एंड आईएनसी कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड टास्क्ड विद नेगोशिएटिंग अ ट्रीटी बिफोर द एंड ऑफ 2024. प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा वेरियस आईएनसी कमिटीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और डिसाइड किया गया था कि 2024 से पहले आईएनसी के थ्रू नेगोशिएटिंग ट्रीटी की जाएंगी. और करंट में साउथ कोरिया के अंदर जो ये कॉन्क्लेव हुआ है ये उसी डिसीजन का पार्ट है. ओवर द लास्ट 2 years countries met 5 times and attempted to bring divergent views on how to end plastic pollution. लास्ट 2 years में इट मीन 2022 से लेकर अब तक अबाउट 5 times ऑल कंट्रीज का मीटिंग हो चुका है और इन मीटिंग्स में पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस व्यूज यहाँ पर डिस्कस किए गए. Several countries are enthusiastic about ways and means to encourage recycling and prohibit certain plastic that lead to littering. India, for instance, has banned single-use plastic since 2022, but many of them are reluctant to limit plastic production. बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के रेगुलेशन के लिए फेवर कर रहे हैं बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके बैन के लिए फेवर नहीं कर रहे हैं. ये कंट्री चाहते हैं कि कंट्री के प्रोडक्शन या डेवलपमेंटल गोल को ध्यान में रखकर हमें प्लास्टिक बैन से रिलेटेड मैंडेट फिक्स करने चाहिए. और इंडिया ने 2022 में अबाउट 22 टाइप सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए थे सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जा सके. हाउ बैड इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कितना सीवर है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फैक्ट शीट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन नियरली ट्रिपल्ड फ्रॉम बिटवीन 1970 एंड 1990. यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट 1970 एंड 90 के पीरियड से लेकर अब तक ये 3 गुना इसका यानी 3 times इसका जनरेशन प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन बढ़ चुका है. In the early 2000s, the amount of plastic waste generated rose more in a single decade than it had in the previous 40 years. 2000 के स्टार्टिंग डिकेड में प्लास्टिक वेस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि
उससे पहले जो 40 ईयर्स में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी 1 डेकेड में जनरेट हुआ है। करंटली द वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर। करंट में एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड में 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाता है। If historic growth trends continue, global production of primary plastic is forecasted to reach 1,100 million ton by 2050। अगर यही ट्रेंड्स कंटिन्यू चलता रहता है तो ऐसा यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है कि 2050 तक ईयरली 1,100 मिलियन टन प्राइमरी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाएगा। There has also been a worrying shift towards single-use plastic product items that are meant to be thrown away after a short use। सबसे बड़ा जो वरिंग शिफ्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म यूज के बाद उन्हें थ्रोन अप कर दिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट आर यूज्ड इन पैकेजिंग इंक्लूडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट फॉर फूड एंड बेवरेजेस कंटेनर्स, of which 85% ends up in landfills or as unregulated waste। ओवरऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस का 36% पैकेजिंग में यूज किया जाता है और इसमें भी मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं जिन्हें फूड एंड बेवरेजेस कंटेनर पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है इसको लैंडफिल साइट्स और अनरेगुलेटेड वेस्ट के तौर पर इन्हें एंड किया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो सकता है। On top of that, about 98% of single-use plastic products are produced from fossil fuels, which increase the level of greenhouse gas emissions। सिंगल यूज प्लास्टिक का 98% प्रोडक्ट फॉसिल फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। अबाउट 7 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड ग्लोबली सो फार, बट ओनली लेस देन 10% हैज बीन रिसाइकल्ड। ग्लोबली अब तक अबाउट 7 बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो चुका है, बट अभी तक इसका ओनली 10% ही रिसाइकल किया जा सका है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट और समटाइम्स शिप्ड thousands of kilometers to destinations where it is mostly burned or dumped। मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में लॉस्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स इसको बर्निंग के लिए या डंपिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर शिपिंग के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। सिगरेट बर्ड्स whose filters contain tiny plastic fibers are the most common type of plastic waste found in the environment। मोस्ट कॉमन प्लास्टिक वेस्ट जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है वो सिगरेट बर्ड्स हैं, जिनके फिल्टर्स टीनी प्लास्टिक फाइबर्स से कंटेन होते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है। फूड रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स के प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड स्टीयर्स आर द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन आइटम। सिगरेट बर्ड्स के बाद फूड रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल कैप्स, प्लास्टिक ग्रोसरी बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड स्टीयर्स आते हैं जो कि मोस्ट कॉमन आइटम है जो कि इन्वायरमेंट में एज ए पॉल्यूशन के तौर पर मिल जाते हैं। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन ट्रीटी। अभी जो ये साउथ कोरिया में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुआ है, इस ट्रीटी पर इंडिया का क्या स्टैंड है। India said that it would be unable to support any measures to regulate the production of primary plastic polymers as it has larger implications in respect of the right to development of member state। इंडिया ने कहा है कि वो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए जाएंगे इस मीटिंग के अंदर या फिर इस ट्रीटी के अंदर, वो इन ट्रीटी का या मेजर्स का सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ मेंबर स्टेट ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट प्लास्टिक पर डिपेंड है। इंडियाज पोजीशन वाज दैट इट हैज बैन्ड 22 काइंड ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पुट इन प्लेस एन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन। इंडिया ने लास्ट कुछ ईयर्स में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। सच एज इंडिया ने 22 काइंड्स ऑफ प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया ने बैन किया है। इंडिया वुड कॉल टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड रेगुलेट इट्स सप्लाई एज अगेन टू इंट्रोड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड। इंडिया ने कहा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में कटिंग से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस लिए जाएंगे वो कंट्री के
डीप डाटा एनालिसिस के बाद लिए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का जो बेस है वो प्लास्टिक पर बेस्ड है. इट्स पोजीशन वॉज क्लोजर टू दैट ऑफ चाइना, सऊदी अरेबिया एंड सेवरल अदर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग स्टेट्स. इंडिया का पोजीशन कुछ अदर कंट्रीज के सिमिलर था, सच एज चाइना, सऊदी अरेबिया एंड सेवरल अदर ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग स्टेट्स. इंडिया और इन कंट्रीज का जो स्टैंड था ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड वो सेम था. एट द टॉप 85 to 100 of the gathered countries were supportive of cuts of plastic production year by targets to achieve them and restrict supply and trade. 85 to 100 countries ऐसे थे इन ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेंट में से जो चाहते थे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में जो भी कट किए जाएं वो ईयर वाइज टारगेट के बेस पर किए जाने चाहिए. इज दिस द एंड ऑफ रोड? क्या ये जो अभी ट्रीटी हुआ है साउथ कोरिया के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या ये अब जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो अब एंड हो चुका है, या इससे रिलेटेड और भी नेगोशिएशन नेक्स्ट टाइम किए जा सकते हैं? बाय नो मीन्स ये एंड नहीं है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट एन INC 5.2 will likely to be convened sometimes later next year to resume conversations and find common ground to form a treaty. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ टाइम लेटर यानी नेक्स्ट ईयर INC 5.2 हो सकता है, समिट हो सकता है, सो दैट कन्वर्सेशंस एंड ट्रीटी को रिज्यूम किया जा सके. इट मीन्स करंट की जो ट्रीटी सक्सेस नहीं रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट ईयर मीटिंग्स इससे रिलेटेड की जा सकती हैं, समिट किए जा सकते हैं, ट्रीटी की जा सकती हैं. द फाइनल ट्रीटी एग्री टू विल लीड टू द बिगिनिंग ऑफ पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जस्ट लाइक इन द क्लाइमेट टॉक. अगर फाइनल ट्रीटी नेक्स्ट ईयर हो जाता है तो इसकी वजह से पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का बिगिनिंग होगा, जिस तरह से क्लाइमेट टॉक के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है पीरियोडिक बेस पर. The UN talk in Rio de Janeiro in 1992 was where countries decided to address carbon dioxide emission. It took 3 years until the first COP was organized in Berlin, and in 29 years since, the world has moved at a glacier pace to address CO2 emissions. For example, यहाँ पर 1992 का रियो डी जेनेरियो UN टॉक दिया हुआ है, जहाँ पर रियो डी जेनेरियो टॉक में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को एड्रेस करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए थे. बट इसके 3 years बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड किया गया था बर्लिन के अंदर, और आज तक कंटिन्यू ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के समिट्स चल रहे हैं, और आज भी CO2 एमिशंस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. इट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे हमने अभी COP29 का समिट देखा, आज भी इस समिट में CO2 एमिशंस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. और इसका जो फर्स्ट रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था वहाँ से स्टार्ट हुआ था जर्नी, और आज तक कंटिन्यू चल रहा है. तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि INC का जो ये समिट हुआ है, ट्रीटी हुआ है साउथ कोरिया के अंदर, ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा और एक कॉमन कॉन्सेंसस जो भी होगा उस तक रीच किया जाएगा. व्हाट इज मलेरिया? अंडरस्टैंडिंग कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस. मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट. मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है. प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज. प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है वो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइटिंग की वजह से ट्रांसमिट होता है. Malaria is most common in tropical and subtropical regions of the world, including sub-Saharan Africa, South America, and Southeast Asia. मलेरिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्ट कॉमन है, और साथ में वर्ल्ड के कुछ अदर पार्ट सच सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये मोस्ट कॉमन वे में फाउंड किया जाता है. प्लाज्मोडियम falciparum is responsible for more death. Plasmodium vivax is the most widespread of all the malaria species. यहाँ पर मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं. प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ इसी पैरासाइट की वजह से होती है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वाइड स्प्रेड केस हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से हैं. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया.
Once enter in human body, the Plasmodium parasites multiply in the liver and then infected RBC, which causing symptoms such as fever, chills, headache, muscles aches, and fatigue. In severe cases, malaria can lead to coma, organ failure, and death. ये अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर एक बार एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से लीवर इन्फेक्ट हो सकता है और इसके बाद आरबीसी इन्फेक्ट हो सकता है। कुछ सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो हो सकते हैं सच एज फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एस एंड फैटिग। मलेरिया की वजह से बॉडी कोमा वाली सिचुएशन में जा सकती है, ऑर्गन फेलियर्स हो सकता है, डेथ हो सकता है। वैक्सीन ऑफ मलेरिया, WHO gave a go ahead for the first malarial vaccines, which is known as RTS in a high transmission African country, understanding the urgency of malaria control and prevention. WHO ने अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया के हाई ट्रांसमिशन को देखते हुए अर्जेंसी में RTS नाम की एक मलेरिया वैक्सीन को फर्स्ट टाइम गो अहेड किया है। इट मीन्स इसको परमिशन दी है ट्रीटमेंट के लिए। RTS vaccine has been developed by a collaborative effort of several organizations, including GlaxoSmithKline, Bill and Melinda Gates Foundation. RTS वैक्सीन जो डेवलप किया गया है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में RTS वैक्सीन के मैन्युफैक्चर के लिए भारत बायोटेक को लाइसेंस ग्रांटेड किया गया है। सिमिलर टू RTS वैक्सीन, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ वैक्सीन कॉल्ड R21। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी RTS वैक्सीन के सिमिलर एक न्यू वैक्सीन यहाँ पर डेवलप किया है जिसका नेम है R21। नाइजीरिया एंड घाना हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन फॉर यूज इन दियर कंट्री। इट इज ऑल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। R21 वैक्सीन को घाना और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुका है। इट मीन्स ये कंट्री अपने लोगों के लिए मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, R21 को यूज कर सकते हैं। इंडिया में R21 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। Malaria cases and death. According to World Malaria Report 2022, the disease claimed the lives of an estimated 619,000 people in 2021. वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग 2021 में पूरे वर्ल्ड के अंदर मलेरिया की वजह से 619,000 लोगों का डेथ हुआ था। इंडिया सोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस एंड डेथ इन पास्ट 10 ईयर्स एज रिपोर्ट हाईलाइट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में मलेरिया केसेस एंड डेथ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन टू कंट्रोल मलेरिया। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। नंबर 1, ग्लोबली एफर्ट। ग्लोबली कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं। ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय WHO एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट मलेरिया। ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम WHO के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मलेरिया को कंट्रोल करना और एलिमिनेट करना रहा है। इट्स वर्क इज गाइडेड बाय ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-30। WHO के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम। इसका जो वर्क है वो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-30 के द्वारा गाइड किया जाता है। दिस स्ट्रेटेजी एम्स टू रिड्यूस मलेरिया केस एंड मोर्टेलिटी रेट्स बाय at least 40% by 20, 75% by 25 and 90% by 2030 अगेंस्ट 2015 बेसलाइन। ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम का जो एम रहा है वो 2015 को बेसलाइन मानते हुए 2020 तक 40% इसके केसेस एंड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना रहा है। 2025 तक 70% तक रिड्यूस करना रहा है। 2030 तक 90% डेथ एंड केसेस को रिड्यूस करना इसका टारगेट रहा है। नंबर 2, मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। The main focus of this initiative is to eliminating malaria in the certain regions of the world through a combination of strategies such as increasing access to effective treatments, reducing the mosquito population, and developing new tools and technologies to combat the disease. मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव का जो मेन फोकस रहा है वो
वर्ल्ड के कुछ सर्टेन रीजन्स में मलेरिया को एलिमिनेट करना रहा है। इसके लिए वेरियस स्ट्रेटजीज इसमें प्रोविजन की गई हैं, सच एज इंक्रीजिंग एक्सेस टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मॉस्किटो पॉपुलेशन को रिड्यूस करना, एंड डिसीज मलेरिया डिसीज से कॉम्बैट करने के लिए न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव का एम रहा है। नंबर 3, E25 इनिशिएटिव। WHO launched the E2025 initiative in 2021 to control the transmission of malaria. 2025 identified countries by 2025. E2025 इनिशिएटिव WHO के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो वर्ल्ड के टॉप मलेरिया डिसीज 25 कंट्रीज में 2025 तक मलेरिया के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना इसका टारगेट रहा है। व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स? इंडिया की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए लिए गए हैं? नंबर 1, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीज सच एज चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलिस, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलरियासिस। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अम्ब्रेला प्रोग्राम रहा है, सो दैट वेरियस वेक्टर बोर्न डिसीज को प्रिवेंट या कंट्रोल किया सके। अब वेरियस वेक्टर बोर्न डिसीज कौन कौन से, सच है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलिस, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलरियासिस। नंबर 2, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP launched in 1953. It is built around 3 key activities. नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये 3 की एक्टिविटीज के बेस पर है। नंबर 1, मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, insecticidal residual spray with DDT. Number 3, National Framework for Malaria Elimination 2016-30. It is based on WHO's Global Technical Strategy for Malaria 2016-30 GTS. इंडिया के अंदर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम WHO के ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 के बेस पर है। गोल्स ऑफ NFME, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के क्या क्या गोल्स हैं? बाय 2030 एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। इसका पहला टारगेट है कि इंडिया से 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन सम एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट रीइंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 का दूसरा एम ये है कि जिन एरियाज को मलेरिया फ्री स्टेटस मिल चुका है उस स्टेटस को मेंटेन करके रखना और मलेरिया के री इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 4, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव। इट वॉज स्टार्टेड इन 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इन जुलाई 2019। जुलाई 2019 में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्पेशली 4 इंडियन स्टेट के अंदर सच एज वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP। Distribution of long-lasting insecticidal nets to high-burden areas provision in these 4 very high endemic state. High burden to high impact इनिशिएटिव के अंडर इन 4 एंडेमिक स्टेट के अंदर लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स प्रोवाइड कराया गया था, सो दैट वो अपने आप को मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 5, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, MERA, मेरा इंडिया। It has been established by Indian Council of Medical Research ICMR with the collaboration of partners working on malaria control. मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया जो लॉन्च किया गया था वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वर्किंग पार्टनर्स के साथ ICMR कोलैबोरेट कर सके और मलेरिया को कंट्रोल कर सके। UPSC Civil Services Examination previous year question widespread resistance to malarial parasite to drug like chloroquine has prompted attempts to develop a malaria vaccine to combat malaria. Why it is difficult to develop an effective malaria vaccine? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। The answer is B. Man does not develop immunity to malaria during natural infection. किसी पर्सन को अगर नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू मलेरिया हो जाता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। यही इसका रीज़न है कि मलेरिया वैक्सीन इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है लोगों के ऊपर। व्हाट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991?
What is issue? A suit filed against the Shahi Jama Masjid in Sambal district, Uttar Pradesh, in which the trial court hesitantly issued an order permitting a survey of the mosque, which triggered violence on November 2024, resulting in the death of 4%. संभल डिस्ट्रिक्ट की शाही जामा मस्जिद के अगेंस्ट यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल किया जाता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस मस्जिद का सर्वे कराने के लिए परमिटिंग यहाँ पर कर दिया जाता है और इसके बाद कुछ वायलेंस यहाँ पर होते हैं। उस वायलेंस में अबाउट 4% का डेथ हो जाता है। The petitioner have alleged that the 16th century mosque was built at the site of an ancient Harihar Mandir which was demolished by Mughal ruler Babur in 1529। पिटिशनर ने एलिगेशंस लगाया है कि ये जो 16th सेंचुरी मॉस्क है यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर इस्टेब्लिश था और इस मंदिर को 1529 में मुगल रूलर बाबर के द्वारा यहाँ पर डिमोलिश किया गया है। Local court in states like Rajasthan and Uttar Pradesh entertaining civil suits contesting the origin and character of mosque across the country। राजस्थान एंड यूपी जैसे स्टेट की लोकल कोर्ट को ये पावर मिली हुई है कि वो सिविल सूट्स को यहाँ पर कंटेस्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली मॉस्क्यू के ओरिजिन एंड कैरेक्टर से रिलेटेड। एक्सपर्ट हैव हाउएवर फ्लैग्ड दैट सच सूट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 which frees the character of religious site as of 15th August 1947 and bar claims seeking to alter their status। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जितने भी कोड के अंदर सूट्स डाली जा रही हैं मॉस्क्यू के कैरेक्टर एंड ओरिजिन्स से रिलेटेड, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग ऑल रिलीजियस साइट्स कि जो भी 15 अगस्त 1947 में जो भी सिचुएशन थी उसके अल्ट्रेशन को यहाँ पर बैन किया गया है। इट मीन्स 1947 15 अगस्त में जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जो भी सिचुएशन थी ये एक्ट कहता है कि उसका सिचुएशन वही रहना चाहिए, उसको अल्टर नहीं किया जाना चाहिए। बट अब यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट्स के अंदर सूट्स डाली जा रही हैं कहीं ना कहीं अल्टर करने की डायरेक्शन में एक कोशिश है। व्हाट द 1991 लॉ स्टिपुलेट, 1991 में जो लॉ बना था इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। द 1991 एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव amid the communal turmoil that followed by the demolition of the Babri Masjid in Ayodhya in 1992। 1991 का एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर पीवी नरसिम्हा राव जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ये इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया था क्योंकि बाबरी मस्जिद का अयोध्या में 1992 में डिमोलिशन हुआ था। इसके बाद कुछ कम्युनल क्लासेस सोसाइटी के अंदर हुए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए 1991 का एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। The law preserves the character of a place of worship as it existed on August 15, 1947 and prohibits court from examining any place of worship। 1991 के लॉ के अकॉर्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को प्रिजर्व किया गया है। किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का 15 अगस्त 1947 को जो भी कैरेक्टर रहा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोड के लिए यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 3 ऑफ एक्ट फॉरबिड द कन्वर्जन either in whole or in part of a place of worship from one religious denomination to another or even within different sects of the same religion। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर उसमें फुल्ली या पार्शली तरीके से कोई भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा वन रिलीजन के द्वारा या किसी अनदर रिलीजन के द्वारा फुल्ली कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। However, the Ram Janmabhoomi dispute in Ayodhya was explicitly exempted from the Act's purview as the matter was already sub judice when the law was enacted। राम जन्मभूमि डिस्प्यूट अयोध्या का जो ये रहा है इसको इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड किया गया है बिकॉज ये जो एक्ट आया है वो राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट के बाद आया है। वाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप
Act 1991 challenged. A slew of petitions have been filed in the Supreme Court challenging the constitutionality of the law. सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए गए हैं सो दैट इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया जा सके। इट मीन्स यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वेरियस पिटिशंस के थ्रू चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। The petitioner argued that by freezing the status of religious sites as they stood in 1947, the law effectively prevent Hindus from reclaiming their places of worship that were allegedly invaded by Muslim rulers and British colonialists. Petitioners का आर्गू है कि रिलीजियस साइट्स का स्टेटस का जो ये फ्रीजिंग किया हुआ है इस एक्ट के थ्रू 1991 के एक्ट के थ्रू ये हिंदूज को उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रिक्लेमिंग को स्टॉप करता है, उन्हें प्रिवेंट करता है। और ये जो प्लेसेस हैं ये ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट टाइम में एंड मुस्लिम रूलर्स के द्वारा इन्वेडेड किए गए थे, बट अब हिंदू अपना इनको रिक्लेमिंग करना चाहते हैं, बट ये जो एक्ट है वो इन्हें प्रिवेंट कर रहा है। व्हाट लीड्स टू दीज सूट्स? रिसेंटली कोर्ट्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा सूट्स फाइल किए जा रहे हैं इसका क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। In May 2022, during a hearing on the maintainability of the suits, Justice D.Y. Chandrachud remarked that the 1991 Act does not prevent inquiries into the status of a place of worship as of August 15, 1947, provided there is no intent to alter or convert its character. मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर D.Y. चंद्रचूड़ एक सूट्स की मेंटेनेबिलिटी की हियरिंग के ड्यूरिंग उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 में किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस था उसकी इंक्वायरी करना 1991 एक्ट उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। इट मीन्स इंक्वायरी की जा सकती है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट को कन्वर्ट करने या एल्टर करने का कोई भी इंटेंट नहीं है 1991 एक्ट का, बट इन्होंने यहाँ पर कहा कि इंक्वायरी हो सकती है। दिस इंटरप्रिटेड इज फुल्ली डिफरेंट एज टेकन इन द अयोध्या वर्डिक्ट ऑथर्ड बाय द फॉर्मर सीजेआई। फॉर्मर सीजेआई के द्वारा अयोध्या वर्डिक्ट जो दिया गया था उस टाइम पर जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज का इंटरप्रिटेशन किया गया था कि करंट 2021 का इंटरप्रिटेशन उसके बिल्कुल डिफरेंट था जो कि फॉर्मर सीजेआई ने गिवन किया था। It also effectively broadened the scope for district courts to entertain a host of similar petitions. D.Y. चंद्रचूड़ का ये रिमार्क कहीं ना कहीं ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उनके स्कोप को ब्रॉडन करता है और साथ में सिमिलर पिटिशंस होस्ट ऑफ सिमिलर पिटिशंस को एंटरटेन करने का ये उन्हें चांस देता है। फॉर इंस्टेंस द हाई कोर्ट अडोप्टेड अ सिमिलर रीजनिंग टू अपहोल्ड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट्स इन कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट इन मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि शाही दरगाह ईदगाह डिस्प्यूट से रिलेटेड सूट फाइल किया जाता है यूपी हाई कोर्ट के अंदर। दिस ओरल रिमार्क हैज आल्सो रिसेंटली इंस्पायर्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म एज पॉलिटिकल लीडर्स क्लेमिंग दैट इट हैज सिंस ओपनड अ पेंडोरा बॉक्स। D.Y. चंद्रचूड़ का जो ओरल रिमार्क था ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टॉर्म को जनरेट कर रहा है। इससे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्लेम किया है कि ये पेंडोरा बॉक्स को कहीं ना कहीं ओपन करने के इक्वल है। In this article, we will discuss about bird flu, which is also known as H5N1 virus. Single mutation can make H5N1 spread among humans. Why in use? During 2020, the highly pathogenic avian influenza virus of killed 2.3.4.4b emerged and rapidly spread across many parts of Africa, Asia and Europe. 2020 में एक हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का 2.3.4.4b क्लैड इमर्ज हुआ है जिसकी वजह से अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के मैनी पार्ट्स इस अफेक्टेड हुए हैं। In 2021-22, the 2.3.4.4b clade of H5N1 first spread to the North America and then to South America, where it caused large-scale mortality of seabirds. 2022-21 में H5N1 का 2.3.4.4b क्लैड सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड होता है, उसके बाद साउथ अमेरिका में स्प्रेड होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सी बर्ड्स का मॉर्टेलिटी यहाँ पर देखा गया। दिस वायरस कैन स्प्रेड टू मैरिन एनिमल्स के अंदर भी ये वायरस
स्प्रेड हो सकता है। इट इज स्प्रेड along the coast of Peru and Chile in 2020 to 23, infecting and killing 30,000 sea lions. The virus also spread to dolphins, otters, and other marine animals. In Argentina, the virus spread to and killed over 17,000 elephant seals. कोस्ट ऑफ पेरू एंड चिले में भी 2020 टू 23 में इस इन्फेक्टेड वायरस ने अबाउट 30,000 से ज़्यादा सी लाइन्स को किल किया है, और डॉल्फिन्स, ऑटर्स एंड अदर मैरीन एनिमल्स तक भी ये वायरस पहुंच चुका है। बात अगर अर्जेंटीना कंट्री की जाए तो यहाँ पर ओवर 17,000 एलिफेंट सील को यहाँ पर इस वायरस के द्वारा किल किया जा चुका है। व्हाट इज H5B1 बर्ड फ्लू वायरस? H5B1 बर्ड फ्लू क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 or H5B1 bird flu is highly pathogenic virus which primarily circulates among birds that can infect mammals. एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 और H5B1 बर्ड फ्लू एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है जो कि प्राइमरली बर्ड्स से सर्कुलेट होता है और ममल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। H5N1 ओरिजिनेट फ्रॉम अ वायरस आउटब्रेक इन 1996 in China and rapidly evolved into a highly pathogenic strain. H5N1 1996 में चाइना में एक वायरस आउटब्रेक की वजह से ओरिजिनेट हुआ था। इसकी वजह से यहाँ पर हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन इवॉल्व हुए। सिंस 2020 इट हैज स्प्रेड अक्रॉस एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड अंटार्कटिका। 2020 के बाद ये वर्ल्ड के वेरियस रीजन सच एज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका में भी स्प्रेड हुआ। India experienced the first H5N1 outbreak in the state of Maharashtra and Gujarat in 2015. H5N1 का पहली बार इंडिया के अंदर जो आउटब्रेक देखा गया वो 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर देखा गया था। ह्यूमन रिस्क, H5N1 virus does not easily infect humans, but some cases continue to occur mainly linked to poultry exposure. H5N1 वायरस इजिली ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं इन फ्यूचर, स्पेशली पोल्ट्री रीजन में अगर कुछ पर्सन्स वर्क करते हैं तो वहाँ पर H5N1 वायरस ह्यूमन में एंटर कर सकता है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिमेन रेयर, बट द पोटेंशियल फॉर फर्दर केसेस एग्जिस्ट पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर द वायरस इज एंडेमिक इन पोल्ट्री। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी रेयर है इस वायरस का, बट फ्यूचर में ऐसा देखा जा सकता है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कि कुछ वायरस H5N1 वायरस अगर पोल्ट्री में एंडेमिक है तो वहाँ से ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रिकमेंडेशंस, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स बर्ड फ्लू से हो सकते हैं और क्या क्या प्रिवेंशन हम फॉलो कर सकते हैं। WHO एडवाइज द पब्लिक टू अवॉइड हाई रिस्क एनवायरनमेंट लाइक द live animal market and practice good hand hygiene. Prompt reporting of sick animal and avoiding consumption of sick poultry are recommended. Individuals exposed to infected birds or environment should seek medical care promptly. WHO ने कुछ गाइडलाइंस और कुछ एडवाइजेस रिलीज की है पीपल्स के लिए। सबसे पहले WHO ने कहा है कि कोई भी एनिमल सिक हो जाता है तो उसको हमें रिपोर्टिंग करना होगा और उसके कंजप्शन को अवॉइड करना होगा। साथ में इन्फेक्टेड बर्ड्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। इन्वायरमेंट उनका जो भी इन्वायरमेंट है इन्फेक्टेड बर्ड्स का उसको हमें एक्सपोज नहीं करना है। WHO ने ये भी एडवाइस दिया है कि हमें एनिमल मार्केट, लाइव एनिमल मार्केट इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाना होगा और गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन, दिस इज PYQ. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? The answer is swine flu. Which one of the following statement is our correct? Virus can infect bacteria, fungi, plants. Answer is D, 1, 2, 3. It means virus, bacteria, fungi, plants को infect कर सकता है।